ठीक है, कल हमने प्रताप लंकेश्वर का श्लोक देखा था। उसके जो पहले लाइन का हमारा कंफ्यूजन है वो नहीं दिख रहा। एक मिनट। हाँ, प्रताप लंकेश्वर के फर्स्ट लाइन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो अभी भी है। तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप में आपके बुक में उसका प्रमाण दिया हुआ है, कौन सा कंटेंट किस पार्ट में लेना है। आयुर्वेद सार संग्रह में भी वैसे ही है। लेकिन वो डायरेक्टली वैसे ही कॉपी करने से बेहतर ये ऐसा क्यों दिया है पता चलना चाहिए। जो पहला लाइन है उसको भूत संख्या निरूपण नाम से जाना जाता है। किसी भी चीज की अगर क्वांटिटी आपको बतानी है तो जो सृष्टि में चीजें हैं उनकी संख्या के अनुसार बताने का एक सिस्टम है। हमारे सिलेबस में वो कहीं भी नहीं आता, लेकिन मानव परिभाषा के अंडर ये सिस्टम कभी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही पुराना वाला सिस्टम है। तो इसका प्रयोग कुछ श्लोकों में हमें हमें किया हुआ मिलता है। जैसे हम मात्रा देखते हैं ना, बहुत सारे कल्प की या फिर द्रव्यों की मात्रा हमने देखी थी, भस्म मात्रा। तो उसमें भी वसु संख्या या फिर भूत संख्या ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते होंगे। तो वसु संख्या का मीनिंग क्या होता है? आठ होता है, वसु आठ होते हैं इसलिए। तो इसी फॉर्मेट में ये पहला लाइन यहाँ पे दिया है, एकेंदु चंद्रानल वार्धि दंती। तो इसका हर एक लाइन का वर्ड का मीनिंग क्या है मैं एग्जैक्टली आपको बाद में बताऊंगा। अभी आज हमें देखना है शंखवटी। चिंसाक्षारफलम पटुवज्रफलम निम्बुरसे कल्कितम तस्मिन् शंखफलं प्रतप्तम् असकृत् संस्थाप्य शीर्णावधि हिंगुव्योषफलं रसामृत बलि निक्षिप्य निष्कांशकान् बद्ध्वा शंखवटी क्षयग्रहणिकारुक् पक्तिशूलादिषु। तो अग्निमांद्य अधिकरण में आया हुआ एक कल्प है। तो शंखवटी भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेडिसिन है। बहुत जगह पे ये पेशेंट भी खुद से लेते हैं ऐसे वाला कल्प में। जैसे सूचशेखर लक्ष्मी विलास है ना, पेशेंट काउंटर पे जाके भी मांगते हैं केमिस्ट को, वैसे ही शंखवटी जाके भी अपने आप लेते हैं, इतना ये फेमस है। तो अजीर्ण अग्निमांद्य ऐसे विकारों के लिए ये ज्यादातर प्रयुक्त किया जाता है। भैषज रत्नावली अग्निमांद्य अधिकार ऐसा इसका रेफरेंस हमें पता चलता है। तो अभी कंटेंट क्या क्या है वो देखना है, कैसे बनाना है शंखवटी। चिंचा क्षार फलम पटु वज्र फलम। चिंचा क्षार जो है वो एक पल लेना है। पटु वज्र फलम इसका इतनी मीनिंग है, पटु मतलब लवण, यहाँ पे सैंधव लेना है। कितना लेना है? एक पल लेना है। नींबू रस है कलकितम, इनको नींबू के रस में मर्दन करना है। चिंचा क्षार और सैंधव इनको नींबू के रस में मर्दन करना है। तस्मिन शंख मतलब उसमें क्या, जो मर्दन किया हुआ द्रव्य है उसमें शंखफलम प्रतप्तम असकृत संस्थाप्य शीर्णावधि। तस्मिन मतलब यहाँ पे क्या लेना है? नींबू रस है। पहले तो नींबू रस में आपने चिंचा क्षार और सैंधव को एक साथ मर्दन किया है। उसके बाद में क्या करना है? उसी नींबू रस में, मतलब दूसरा एक नींबू रस लेके उसमें शंख को प्रतप्त करके अग्नि पे शंख को रख के उसको गर्म करके बुझाना है नींबू के स्वरस में। तो फाइनली क्या होगा? शंख जो है पूरा नींबू के रस में डिजोल्व हो जाएगा। संस्थाप्य शीर्णावधि इसका मीनिंग क्या है? शीर्णावधि का मीनिंग है जब तक कि वो शीर्ण नहीं हो जाता तब तक उसको नींबू के रस में तप्त करके बुझाना है। तो ये प्रोसीजर तब तक चालू रहेगी जब तक कि शंख का चूर्ण उसमें नहीं हो जाता। नींबू के रस में शंख का चूर्ण आ जाएगा और वो जो मिश्रण मिलेगा शंख का शीर्ण हुआ मटेरियल और नींबू का रस, उसमें ये पहले वाला जो कल का हमने किया था
चिंचाक्षार और सैंधव का वो एक साथ मिलाना है। ये तो हो गया है उसका पहला प्रोसीजर। प्रोसीजर ध्यान में आया? स्टेप्स क्या है? पहले तो चिंचाक्षार लेना है, सैंधव लेना है, उसको नींबू के रस की भावना देनी है, मर्दन करना है। उसका जो कल्क बनेगा, क्योंकि वो सूखेगा नहीं जल्दी से ना, वो कल्क बनेगा, उसको वैसे ही रखना है। और दूसरा नींबू का रस लेके उसमें शंख को अग्नि तप्त करके बुझाना है। कब तक बुझाना है? जब तक कि शंख उसमें पूरी तरीके से घुल ना जाए, शीर्ण ना हो जाए, तब तक। तो ये दोनों जो है हमारे पास अभी दो मटेरियल रेडी है। तो दोनों को एक साथ मिलाना है। बाद में क्या करना है? हिंगु व्योश फलम, हिंगु और व्योश, शुद्ध किया हुआ हिंग और व्योश मतलब त्रिकटु, ये एक एक पल मात्रा में लेके उसमें और क्या क्या डालना है? रस, अमृत, बलि। इनका मीनिंग है शुद्ध पारद, अमृत का मीनिंग है वत्सनाभ, शुद्ध वत्सनाभ, और बलि का मीनिंग है शुद्ध गंधक। इन चीजों को निक्षिप्य उनमें डाल देना है। तो कंटेंट्स क्या क्या हुए? चिंचा क्षार है, सैंधव है, नींबू के रस की भावना है, उसके बाद नींबू के रस में भुजाया हुआ शीर्ण हुआ जो शंख है, शुद्ध किया हुआ शंख, वो यहाँ पे लेना है। हिंगु व्योश मतलब त्रिकटु और पारद, वत्सनाभ, गंधक, तीनों शुद्ध फॉर्म में। तो ये सभी इसके कंटेंट्स। सिर्फ शंखवटी में ध्यान रखने की चीज क्या है? पहले दो स्टेप्स है वो थोड़े से बाकी कल्पों से अलग है। ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। निष्कांशिकान बद्ध्वा शंखवटी क्षयग्रहणिका रुक्पक्तिशूलादिषु। निष्क आंशिकान बद्ध्वा, निष्क का मीनिंग क्या है? ये हमने पहले एक बार देखा था। निष्क और शाण जो है वो एक जैसे होते हैं। निष्क कहाँ पे देखा था? अगर आपको याद हो तो कपर्दिक के जो ग्राह्य लक्षण है उसमें 1.5 निष्क की कपर्दिक ग्राह्य बताई है। तब इसका मीनिंग हमने देखा था। निष्क का मीनिंग होता है 3 से 4 ग्राम तक। शाण जो है निष्क के सिमिलर है। तो शाण का मीनिंग 3 से 4 ग्राम तक होता है। 1/4 ऑफ कर्ष, ऐसा उसको हम कह सकते हैं। तो आप कर्ष कितने ग्राम का लेते हैं इस पे ये डिपेंड करता है कि आपका निष्क कितना होगा। इतनी मात्रा में बद्धवा वटिका बनानी है। तो बड़ी है, करीब 3 ग्राम की वटिका यहाँ पे बनेगी शंख वटी की। और कौन से व्याधि में इसको इस्तेमाल करना है? क्षय ग्रहणिका रुक पक्ति, रुक पक्ति का मीनिंग है पक्ति शूल, परिणाम शूल और शूलादिशु, बाकी अन्य शूल में भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो परिणाम शूल है, अन्न के पचन के समय उत्पन्न होने वाला जो शूल है, उसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो शंखवटी समझ में आया? प्रोसीजर थोड़ा सा ही अलग है, इसके लिए वो स्टेप्स हमें याद रखने पड़ते हैं। उसका रेफरेंस, अधिकरण, कंटेंट, प्रोसीजर, उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में गुटिका बनानी है पेशेंट को देने के लिए। तो हम पेशेंट की अवस्था पे डिपेंड करता है कितनी मात्रा में शंखवटी देंगे। ये थोड़ा सा उष्ण और तीक्ष्ण स्वरूप का कल्प हो जाएगा, तो हमें पेशेंट भी वैसे ही चाहिए कि जिसमें आम की वजह से बहुत ज्यादा अग्नि पे आवरण आ चुका है। अग्नि जो है आम की वजह से बहुत ज्यादा मंद हो गया है, अजीर्ण की अवस्था शरीर में है। तो ऐसे अवस्था में आम का पाचन करने के लिए और वो अग्नि का दीपन करने के लिए शंखवटी जैसी चीजों का हमें जरूरत पड़ती है। तो ये इसके पॉइंट्स निकाल के रखो शंखवटी के। अगला कल्प हमें देखना है चंद्रामृत रस। रसामृतम का रेफरेंस है और काश रोग अधिकार में ये आता है। खांसी, खांसी जिसे कहते हैं हम, उस कास में चंद्रामृत रस का प्रयोग किया जाता है। त्रिकटु त्रिफला चव्यम धान्य जीरक सैंधवम रसगंधक लोहाभ्रम प्रत्येकम कर्षिकम शुभम, कार्षिकम शुभम। टंकणा
टंकणा द्विपलम दत्वा वासानीरेण मर्दयेत गुंजात्रय प्रमाणेन वटिका कारयेत विशक। तो क्या क्या चीजें सामने आती है हमारी। सबसे पहले तो उसका रेफरेंस हमने देखा, रसामृतम अधिकरण मैंने बताया था, कास चिकित्सा में ये हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर कास में ही इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको अगर हम देखें तो त्रिकटु है। त्रिकटु सबको पता है, शुंठी मरीच पिप्पली। त्रिफला है, हरितकी विवितकी आमलकी। चव्यम, चव्य, ये चीज आपको अगर पता होगी तो पाइपर चाबा इस नाम से ये हमें मिलता है। तो चव्य जो है उसका जो फल है उसको गज पिप्पली कहते हैं, और जो मूल है वो चव्य के नाम से बाजार में आता है। तो उसका जो मूल है उसका चूर्ण यहाँ पे लेना है। धान्य, जीरक और सैंधव। धान्य का धनिया, जीरक और सैंधव, ये उसके पहले लाइन में कंटेंट्स कुछ हुए। आगे क्या है, रस गंधक लोह अभ्र, शुद्ध पारक शुद्ध गंधक लोह भस्म अभ्रक भस्म, प्रत्येकम कार्शिकम शुभम। हर एक चीज को एक कर्ष मात्रा में लेना है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि किसी भी कल्प में जब त्रिकटु त्रिफला ऐसे नाम में अगर दिया है तो वो हर एक चीज उस मात्रा में लेनी है या तीनों को मिला के एक मात्रा में लेना है। ये एक शंका कॉमनली आ सकती है, हमें भी आती थी, वो अभी भी आती है। क्योंकि बुक में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हर एक चीज को एक एक पार्ट दे देते हैं कई बार। आपके बुक में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कई ट्रांसलेशन में तीन पार्ट इसके दिए हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जिस परिभाषा में उसका प्रयोग किया है वो कलेक्टिवली वहां पे लेना है। अगर दशमूल भी यहाँ पे होता तो दशमूल का एक ही पार्ट होता, 10 पार्ट नहीं लेने होते। तो यहाँ पे त्रिकटु और त्रिफला जो है एक एक कर्ष यहाँ पे लेना है, और बाकी जो कंटेंट है वो भी एक एक कर्ष लेना है। हर एक कंटेंट को एक एक कर्ष लेना है। टंकण, टंकणा द्विपलम दत्वा भाषा नीरेण मर्दये। टंकण जो है शुद्ध किया हुआ टंकण, वो द्विपलम दो पल मात्रा में लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है। बाकी की चीजें जो है एक एक कर्ष मात्रा में है, ये तुलना में कम है मात्रा। लेकिन टंकण जो है वो द्विपल मात्रा में है, 8 गुना है। मतलब एक कर्ष से 8 गुना है। द्विपल मतलब 80 ग्राम होगा ना। तो इतना ज्यादा टंकण इसमें डाला है। और भावना किसकी दी है, वासा स्वरस की। तो इसका काम आपको इससे ही पता चलना चाहिए। टंकण का रोल क्या है। टंकण अभी अगले अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है। टंकण एक तरह का क्षार है। तो टंकण का रोल क्या होता है, कफ का छेदन करना, कफ को वहां से खींच के निकालना। जहां पे भी कफ की उपस्थिति है, दुष्ट कफ की उपस्थिति है, उसको वहां से खींच के निकालने का काम ये टंकण करता है। तो ये चीज यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि चंद्रामृत रस कैसे काम करता होगा। तो कास में जहाँ पे भी दुष्ट कफ है, स्त्यान कफ है, सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, जब कफ को स्त्यानता प्राप्त हो जाती है, वो ज्यादा चिपक जाता है कहीं पे भी स्रोतस की भित्तिका को, तो वहां से उसको खींच के निकालना ये मुश्किल होता है। आपके आपने खांसी वाले पेशेंट तो देखे होंगे, बहुत ज्यादा खांसते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ही उसको कफ निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका एक कारण है कि उस वक्त कफ को स्त्यानता आई होती है। तो अब किस चीज की जरूरत होती है, उस कफ को छेदन करके पतला करके वहां से बाहर निकालने वाली चीज, वो चीज यहाँ पे टंकण है। बराबर। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, टंकण इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों है, कास की चिकित्सा में यूज करना है। और जो इजीली, जिसमें कफ प्रवर्तन नहीं होता, स्त्यानता ज्यादा होती है, ऐसे वाले कास में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। गुंजात्रय प्रमाणे न वटिकम कार्य विषक। 3 गुंजा इतनी मात्रा में, मतलब एक वल्ल इतनी मात्रा में इसकी गुटिका बनानी है। और देना कितनी मात्रा में है, पेशेंट के अनुसार।
रुग्ण के बल, अग्नि, अवस्था, वय, इसके अनुसार इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चंद्रामृत रस नाम का एक कल्प है, इसके भी नोट्स बना के रखने हैं। जैसे जैसे हम कल्प को पढ़ते जाएंगे वैसे उसके नोट्स बना के रखने हैं, पॉइंट्स उसके निकाल के रखने हैं। पॉइंट्स आपके पास है उसके हिसाब से सभी के पॉइंट्स निकाल के रखने हैं। अगला कल्प हमें देखना है योगेंद्र रस नाम का। योगेंद्र रस जो है वातव्याधि अधिकरण का एक बहुत ही अच्छा कल्प है। वैशिष्य रत्नावली में वातव्याधि की चिकित्सा में आपको ये मिल जाएगा। तो रेफरेंस इसका हमें पता चल गया है, वैशिष्य रत्नावली, अधिकरण है इसका वातव्याधि चिकित्सा। तो अभी योगेंद्र रस कैसे बनाना है ये हम देखेंगे। विशुद्धम रस सिंदूरम तदर्धम शुद्ध हाटकम तत्समम कांतलोहम च तत्समम चाभ्रमेव च विशुद्धम मौक्तिकम चैव वंगम च तत्समम मतम कुमारिका रसैः भाव्यम धान्य राशौ दिनत्रयम्। तो अभी इसमें इसकी प्रोसीजर में भी थोड़ा सा अलग प्रोसीजर थोड़ा सा किया है। तो क्या है हम देखेंगे। विशुद्धम रस सिंदूरम, अच्छी तरह से बनाया हुआ जो रस सिंदूर है। विशुद्धम रस सिंदूर का मीनिंग यहाँ पे रस सिंदूर को वापस शुद्ध करना है ऐसे नहीं है। अच्छी तरह से बनाया हुआ जो रस सिंदूर है वो यहाँ पे लेना है। तो थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर भी ध्यान रखना है। हम पहले जो कल्प देखते थे उसमें क्या लेते थे, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, उसकी कज्जली लेते थे। अभी यहाँ पे रस सिंदूर लिया है। तो रस सिंदूर कैसे बनता है कज्जली से ये आपको अभी पता है, कुपी पकवा हमने पढ़ा है। तो रस सिंदूर बनने में कितना टाइम लगता है, कितना ज्यादा अग्नि का संस्कार उस पे होता है, और बनने के बाद वो कैसे होता है, तो ये अगर आपको पता हो तो रस सिंदूर यहाँ पे क्यों यूज किया है इसके बारे में आपके दिमाग में आ सकता है। कज्जली से अगली वाली स्टेप है ना रस सिंदूर, तो जहाँ पे भी संप्राप्ति ज्यादा जटिल है, ज्यादा गंभीर है, दोष जो है ज्यादा अंदर तक घुसे हुए हैं, उस स्रोतस में या फिर उन धातुओं में, तो उनको वहां से निकालने का काम ऐसे कल्प करते हैं। तो सिंदूर का प्रयोग यहाँ पे किया है या फिर सुवर्ण भस्म या धातुओं का प्रयोग किया है, तो ये समझ जाना चाहिए कि वहां पे संप्राप्ति जो है गंभीर हो सकती है। तो गंभीर संप्राप्ति में यूज करने वाला एक कल्प है। कैसे यूज करना है मैं आगे बताऊंगा। तदर्दम शुद्ध हाटकम, रस सिंदूर जितना लिया है उसकी आधी क्वांटिटी में शुद्ध हाटकम, हाटकम ये सुवर्ण का पर्याय है, शुद्ध सुवर्ण यहाँ पे यूज करना है। तत्समम कांतलोहम च, कांतलोह जो है वो तत्समम, किसके समम, उससे पहले वाला जो द्रव्य है सुवर्ण, सुवर्ण के सिमिलर क्वांटिटी में कांतलोह भस्म लेना है। तत्समम चाभ्रमेव च, जितनी मात्रा में कांतलोह लिया है उतनी ही मात्रा में अभ्रक भस्म लेना है। तत्समम चाभ्रमेव च विशुद्धम मौक्तिकम चैव वंगम च तत्समम मतम, शुद्ध किया हुआ मौक्तिक, ऐसा उसका मीनिंग नहीं लेना है। यहाँ पे मौक्तिक की पिष्टि या फिर मौक्तिक का भस्म, ऐसा मीनिंग यहाँ पे हमें लेना है। तो विशुद्धम का मीनिंग जो है वो अच्छी तरीके से प्रोसेस्ड किया हुआ, ऐसे यहाँ पे लेना है, ना कि सिर्फ शोधन किया हुआ। क्योंकि रस सिंदूर के बारे में विशुद्धम का मीनिंग शोधन जैसा नहीं लगता, अच्छी तरीके से बना हुआ ऐसे उसको लेना। वंगम च तत्समम, वंग जो है उसका भस्म सिमिलर क्वांटिटी में लेना है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है यहाँ पे रस सिंदूर की है। अगर एक पार्ट रस सिंदूर का है तो उससे आधा आधा पार्ट हर एक द्रव्य का यहाँ पे लेना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कांतलोह यूज किया है। तो कांतलोह के बारे में एक विशेषता ऐसी होती है कि कांतलोह का भस्म जो है जल्दी नहीं होता, ये उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है।
कांतलोह बनने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, चिपकू वाले लोग होते हैं ना, जल्दी से छोड़ते नहीं है किसी को, अगर एक बार पकड़ लिया तो उनको छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, उतनी ही मेहनत इसको मारने के लिए करनी पड़ती है। जल्दी से मरता नहीं है, उसको हम मराठी में चिवट कहते हैं। ठीक से जल्दी से वो खुद का स्वरूप का त्याग नहीं करेगा। तो ये मरने के लिए ही इतना टाइम लेता है, तो उतने ही डीप संप्राप्ति तक ये पहुंच सकता है। और दूसरा एक मीनिंग है, उतना ही, मतलब खुद के जैसा ये शरीर के धातुओं को दृढ़ बना सकता है, या फिर धातुओं का संहनन जो है उतना ही ज्यादा अच्छा बना सकता है। तो ऐसी वाली चिकित्सा प्रयोग की जरूरत कब पड़ती है? जब धातुओं को शिथिलता प्राप्त होती है, किसी भी व्याधि की वजह से जब धातुओं को शैथिल्य प्राप्त होता है, तब कांतलोह जैसे चीजों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो उन धातुओं को उनका संवहन पुनः प्रस्थापित करने के लिए, या फिर अगर अपने 15वां अध्याय अष्टांग हृदय का जो आपने क्या बोलते एक्स्ट्रा में या ऑप्शनल में डाल दिया था, उसमें सार वाले वृक्षों का एक गण है, असनादि गण, जिसमें सभी क्षार वृक्ष है। तो क्षार वृक्ष ऐसे ही तरीके से यूज होते हैं, जहाँ पे धातुओं का शैथिल्य है, ऐसी संप्राप्ति में सार वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। असनति निशभुर्ज, श्वेतवाह प्रक्रिया, ये सभी जो है ना, वो उस तरीके से यूज होते हैं। तो पैंथलों के बारे में ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डीप संप्राप्ति है और धातुओं को शिथिलता प्राप्त हुई है, ऐसी अवस्था में कांतलोह का प्रयोग करना है। तो योगेंद्र रस भी ऐसा है, वात व्याधि है, उसमें धातुओं को शिथिलता प्राप्त हुई है, धातुओं को उनका संहनन ठीक से नहीं हो रहा है, और संप्राप्ति जो है गंभीर तक है। तो अभी प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं, मस्तिष्कगत संप्राप्ति जो होती है, मतलब किसी भी हम जिसे अभी व्यवहार की भाषा में स्ट्रोक जैसे अवस्था कह सकते हैं। स्ट्रोक की वजह से जो पक्षाघात हुए पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं ना, कि उनके मस्तिष्क में कुछ तो गड़बड़ी होती है, कुछ तो ब्लड वेसल ब्लॉक हुई होती है, और रिजल्ट जो दिखता है वो वात व्याधि के स्वरूप में होता है, पक्षाघात जैसा। या फिर जो एक्सीडेंट वाले पेशेंट होते हैं, सिर को उनको चोट लगती है और बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पक्षाघात हो जाता है। तो ऐसे वाले जो पेशेंट होते हैं, उनमें योगेंद्र रस का काम अच्छा होता है। वात व्याधि ही है, लेकिन संप्राप्ति जो है वो शिरोमर्माभिघात से शुरू हुई है। ऐसे वाले पेशेंट में योगेंद्र रस ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो बृहत्व चिंतामणि, योगेंद्र रस, या फिर रसराज रस, या फिर वात विध्वंस रस, इन सभी के डिफरेंशियल आपको पता होने चाहिए जब पेशेंट आपके सामने आते। तो योगेंद्र रस जो है संतर्पण करने वाला कल्प है, धातुओं का ब्रूहण करने वाला कल्प है, धातुओं का उनका संवहन जो है पुनः प्राप्त करवा देने वाला कल्प है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कुमारिका रसे ही भाव्यम धान्य राशो दिनत्रयम, सभी कंटेंट्स को एक साथ मिला के उनको कुमारिका स्वरस की भावना देनी है। कुमारिका के स्वरस की भावना देके फिर उसकी गुटिका बना के धान्य राशि दिनत्रयम, धान्य राशि में उसको अंदर रख देना है। जैसे हम संधान कल्पना में करते हैं ना, कि जो पात्र है संधान पात्र, वो धान्य राशि में या फिर मिट्टी में उसको गाड़ के रखते हैं, तो वैसे ही इसको धान्य राशि में गाड़ के रखना है 3 दिन तक। ऐसा क्यों करना है? संधान कल्पना में क्यों किया था वो याद करना है, क्योंकि उसका जो पाचन होता है कुछ हद तक, उसमें जो ऊष्मा बनता है धान्य राशि में, उससे मिलने वाली जो हीट है उसका परिणाम उस कल्प पे है। तो हमने यहाँ पे किसी भी फॉर्म में उसको अग्नि नहीं दिया है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली धान्य राशि से मिलने वाला जो अग्नि है, वो उसका संस्कार उस कल्प पे होना चाहिए। तो पाचन का गुण उसमें इतना ही आएगा कि वो
उस धान्य राशि का जो उष्मा है उसका संस्कार उस पे हो सके। तो ये उष्ण और तीक्ष्ण इस कैटेगरी में ये कल्प नहीं जाता, ये संतर्पण करने वाली कैटेगरी में जाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला एक कल्प हम देख के, आनंद भैरव रस, ये भी आपके सिलेबस में है। आनंद भैरव के भी दो अलग अलग पार्ट हमें ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। तो उसमें से एक आज हम सीखेंगे। ज्वर अधिकरण और अतिसार अधिकरण, ऐसे दो चिकित्सा में आनंद भैरव दो अलग अलग कल्प आए हैं, एक ही नाम से दो कल्प है। तो ज्वर चिकित्सा वाला कल्प आज हमें देखना है। हिंगुलम च विषम व्योषम मरीचम टंकणम कना जातिकोश समम चूर्णम जंबीर द्रवमर्दितम रक्तिमानं वटिम कुर्यात् खादित आर्द्रक संयुताम। रसरत्न समुच्चय, आरएसएस गलत टाइप हुआ है यहाँ पे, सॉरी, आरएसएस बराबर है, रसेंद्र सार संग्रह, रसरत्न समुच्चय नहीं, रसेंद्र सार संग्रह में ज्वर चिकित्सा में ये दवाई हमें मिलती है। रेफरेंस इसका रसेंद्र सार संग्रह और अधिकरण ज्वर चिकित्सा। जब मैं बोल रहा हूं तो एक एक वर्ड आप नोट करके रखो। इसके कंटेंट जो है, हिंगुलम च विषम व्योषम मरीचम टंकणम कणा जातिकोश समम चूर्णम। हिंगुल, शुद्ध किया हुआ हिंगुल, विष, विष मतलब वत्सनाभ, शुद्ध वत्सनाभ, व्योष, व्योष मतलब त्रिकटु, शुंठी मरीच पिप्पली, मरीच, शुंठी मरीच पिप्पली भी है और मरीच भी है। तो क्यों आया है इस पे विचार थोड़ा सा करना है। टंकणम कणा, देखो पहले वत्सनाभ आया है, अभी उसके बाद टंकण भी है, और उसके बाद शुंठी मरीच पिप्पली होने के बावजूद वापस मरीच और कणा सेपरेटली आए हैं। जातिकोश समम चूर्णम, जातिकोश मतलब जावित्री जिसे कहते हैं, जायपत्री या जावित्री, जो जाति फल होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है मसाले में वो मिलता है, उसका चूर्ण यहाँ पे लेना है। तो सभी जो उसके द्रव्य है वो सिमिलर क्वांटिटी में लेने हैं, एक एक भाग लेने हैं, और उसको जंबीर द्रव मर्दितम, जंबीर स्वरस की भावना देनी है। और रक्तिमानम वटिम कुर्यात, एक रक्तिमान उसकी वटिका बनानी है, एक गुंजा मात्रा में उसकी वटिका बनानी है। खादित आर्द्रक संयुतम, आर्द्रक स्वरस के अनुपान के साथ उसको पेशेंट को खिलाना है। तो अभी ये तो हो गया उस कल्प का निर्वाण विधि। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने निकाले हैं, एक तो उसका घटक द्रव्य है, उसके प्रमाण है, उसके बाद भावना द्रव्य है, उसके बाद मात्रा है, और उसके बाद उसका अनुपान है। अधिकरण तो हमें पता है, ज्वर अधिकरण। तो अभी ये कंटेंट ऐसे ही क्यों है, इस पे थोड़ा सा विचार हम कर सकते हैं उसके अधिकरण को देख के। ज्वर अधिकरण है तो ज्वर में क्या क्या चीजें होती है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, रस धातु अफेक्ट होता है, उष्मा अफेक्ट होता है शरीर का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अग्नि अफेक्ट होता है। अग्नि पे दोषों का आवरण होता है, दोष जो है अग्नि पे आवरण डालते हैं, अग्नि को ढक के रखते हैं। अग्नि पिधाय जो है, ऐसा संप्राप्ति में आपको देखने को मिलेगा, अग्नि पे पिधान होता है, ढक्कन डाला के रखा होता है। शरीर में अग्नि है लेकिन वो ढका हुआ है, तो वहां पे क्या करना है, वो ढक्कन को निकालना है ताकि अग्नि खुला हो सके और उसको ठीक से भूख लग सके। ज्वर में भूख नहीं लगती ना, उसका कारण वही होता है, अगर अग्नि ही वहां पे उसका काम नहीं कर रहा है तो भूख कैसे लगेगी। तो ये जो ज्वर के कल्प होते हैं वो वही काम करते हैं, ज्वर के ऊपर जो ढक्कन है उसको खरोच खरोच के निकालने का काम करते हैं, या फिर उसको अग्नि से पिघला के निकालने का काम करते हैं। तो ये इस कंटेंट से होता है क्या, ये हमें देखना होगा। हिंगुल है, कर सकता है कि नहीं, विष है, उष्ण तीक्ष्ण है, वो तो करेगा ही।
लेकिन विषय को बैलेंस करने के लिए उसके साथ प्रतिविषय में प्रतिविषय भी यहाँ पे दिया है, टंकण, विषय का प्रतिरोधी द्रव्य। तो शुद्ध टंकण, शुद्ध वत्सनाभ, ये एक साथ मिला के यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे हमने खलवी रस कैसे बनाते हैं उसमें देखा था कि विषय और उपविषय को एक साथ मर्दन करके फिर कल्प में मिलाना है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे ये बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। तो विवश होने के बावजूद मरीच और पिप्पली दोनों सेपरेट दिए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा सोचना है। पिप्पली साक्षात ज्वरहर दिया है, ज्वर का प्रतिनिधि द्रव्य के स्वरूप में हमें मिलता है, इसलिए वहां पे पिप्पली का रोल ज्यादा दिया है। त्रिकटु तो है ही, लेकिन पिप्पली और मरीच सेपरेटली क्यों है? मरीच प्रमाथी द्रव्य है, ये तो आपको पता होगा, प्रमाथी द्रव्यों के एग्जाम्पल में मरीच आपको देखने को मिलता है। तो मरीच सेपरेटली क्यों है, इसका विचार आप कर सकते हो। सूक्ष्म स्रोतस में भी जो दोष जाके बैठे हैं उनको वहां से खींच के निकालने की जब जरूरत है, तब मरीच पिप्पली ऐसी चीजों का यूज हम कर सकते हैं। पिप्पली का एक सिनोनिम है, अगर आप सिनोनिम पढ़ते हो द्रव्यों के, तो सिनोनिम्स उसके क्यों दिए हैं इस पे विचार करना चाहिए। हाँ, पिप्पली का एक सिनोनिम्स उपकुल्या है। उपकुल्या का मीनिंग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जो छोटे छोटे स्रोतस होते हैं, कैनल्स होते हैं, उसको साफ करने वाला इस तरीके से उपकुल्या वहां पे यूज होता है। आपने केदार कुल्या न्याय सुना होगा ना, फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। केदार कुल्या का मीनिंग क्या होता है, चैनल्स होते हैं ना वो, नलिका के जैसे। तो वैसे ही सूक्ष्म चैनल्स जो होते हैं, स्रोतस जो होते हैं, उनमें से दोषों को खींच के बाहर निकालने का काम पिप्पली करती है। तो ज्वर में ऐसी कंडीशन भी होती है कि सिर्फ अग्नि के ऊपर के दोषों को निकाल के काम नहीं होता, जो सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतस में जो दोष है उनको भी निकालना पड़ता है, नहीं तो वो धातुओं के पोषण में रुकावट पैदा करते हैं और आगे जाके धातुओं का क्षय होता है। तो इसीलिए मरीच और पिप्पली यहाँ पे सेपरेटली ऐड किए हैं, ताकि सूक्ष्म स्रोतस के दोषों को भी निकाल के वो ज्वर ज्वर की संप्राप्ति को ब्रेक कर सके। तो ऐसे घटक द्रव्य जो होते हैं कल्प का, उसका ऐसे विचार करना पड़ता है। सिर्फ कंटेंट हमने देखे और उसके प्रमाण में वो लिख के और वो बना के यूज किया, यहाँ तक नहीं चलता। जब आप प्रैक्टिस में इसका यूज करने वाले हो, तो कंटेंट पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये ऐसे ही क्यों दिया है। इसका उपयोग कब होता है, जब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि कौन सा कल्प कौन सी अवस्था में हम यूज करें। ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति भी यूज होता है, आनंद भैरव भी यूज होता है, हिंगोलेश्वर रस भी यूज होता है। तो कौन सा कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसके कंटेंट पे भी ध्यान देना है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट में चेंज होता है, वो क्यों है वो भी ध्यान देना है। तो ये सभी कंटेंट को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब सूक्ष्म स्रोत से भी दोषों को निकालना है, तब आनंद भैरव जैसे कल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो है कुछ कल्प हमने देखे थे। अभी अगले लेक्चर में अगर सिकता वर्ग का दिखाना पॉसिबल हुआ तो वो कंटिन्यू करेंगे। और जो कल्प अभी हमारे बचे हैं हमारे सिलेबस के, उसका हम रिकॉर्डिंग करके डालने की कोशिश करेंगे। तो उसको सुनना है, कुछ शंका है तो पूछना है, और उसके नोट्स बना के रखने हैं। अभी तक जितने कल्प हमने देखे हैं उसके आपको दिए हुए पॉइंट्स में आपको नोट्स बना के रखने हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेजा था चेक करने के लिए, सर ऐसे नोट्स बनाए तो चलेगा क्या। तो ये कुछ लोग तो बनाना शुरू है, कुछ लोगों का नोट्स, तो सभी को ये ध्यान रखना है कि नोट्स बनाना है तो वो परीक्षा के लिए आपको काम में आएगा। श्लोक आप सिर्फ श्लोक पढ़ोगे तो आपको परीक्षा में उतना काम नहीं आएगा, श्लोक को तोड़ के उसके नोट्स बना के रखने हैं। ठीक है, तो अभी आपकी अटेंडेंस चैट में लिख दो, और इस पे कुछ शंका हो तो मुझे कभी भी पूछ सकते हो। तो अभी यह मीटिंग जो है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे।
हाँ, आपकी चैट में अटेंडेंस लिखने के बाद आप मीटिंग लीव कर सकते हो।